हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखेंगे कि व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअली मीन्स। तो जो टर्म है मैक्रो इकोनॉमिक्स वो ग्रीक वर्ड मैक्रो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लार्ज। जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो बहुत बड़े पैमाने में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टडी करता है। इस संदर्भ में रैगनर फ्रिश जो थे, जो कि एक नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट हैं, इनको 1969 में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। इनके साथ जो नोबेल पुरस्कार जिन्होंने शेयर किया था उनका नाम है जैन टिनबर्गन। इन दोनों ने 1969 में नोबेल प्राइज़ लिया था। रैगनर फ्रिश इकोनॉमिक्स में इसीलिए फेमस है बिकॉज इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स ये दोनों टर्म्स को एक साथ सबसे पहले 1933 में यूज़ किया था। सेकेंडली हम लोग देखते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो कौन से वेरिएबल्स को डील करता है। नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, मनी एंड बैंकिंग, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारे जो वेरिएबल्स हैं ये सारे वेरिएबल्स मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी के अंतर्गत आते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है स्कूल्स ऑफ थॉट। स्कूल्स ऑफ थॉट यानी कि कौन कौन से उस समय इकोनॉमिक्स के लिए बहुत सारे जो डिफरेंट थॉट्स बने थे वो कौन कौन से थे। तो बेसिकली दो स्कूल्स हैं, क्लासिकल स्कूल्स और दूसरा कीनीशियन स्कूल्स। क्लासिकल स्कूल्स में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री आते हैं जैसे एडम स्मिथ, माल्थस, पिगू, डेविड रिकार्डो, और जो कीनीशियन स्कूल है वो J.M. कीन्स ने बताया है। उसके बाद डेवलपमेंट के होने के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग स्कूल्स फिर से डेवलप होते गए, जिसमें मॉनिटरिस्ट आते हैं, नियो क्लासिकल स्कूल, नियो केनीशियन स्कूल्स, ये सारे आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सेंट्रल थीम था वो क्या था, क्या चीज़ थी जो कि समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ने के लिए हम लोगों को जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फोकस करती है। तो उसमें दो चीज़ें हैं, पहला है बिजनेस साइकिल और दूसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ। जो बिजनेस साइकिल है उसमें हम लोग शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस देखेंगे, द शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस इन आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल कंडीशंस एंड प्राइसेस। और जब हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी को लॉन्ग टर्म में स्टडी करेंगे, लॉन्ग टर्म में इन रिस्पेक्ट टू आउटपुट एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स, उसको कहा जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। जो व्यापार चक्र है, व्यापार चक्र और आर्थिक वृद्धि, ये दो चीज़ें जो हैं वो सेंट्रल थीम्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी के। पहले हम लोग देखेंगे कि क्लासिकल थॉट्स क्या क्या कहते थे, जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उनकी क्या क्या मत थी। तो पहले ये लोग कहते हैं फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी से मतलब होता है कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। जितने भी सारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होते हैं, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, ये सारा कुछ जो एक्टिविटी होता है वो खुद जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो मार्केट है, वो लोग डिसाइड करते हैं। सेकेंड, दे आर सेइंग सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी आर डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। जो इकोनॉमी के जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, बेसिकली 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। मतलब क्या किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, कौन सी टेक्निक लगा करके प्रोडक्शन करना है। उसमें 2 टेक्निक्स आ जाते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, श्रम को लेकर के जो हम लोग टेक्निक यूज़ करते हैं प्रोडक्शन, और दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव, पूंजी को यूज़ करके जो गुड्स का निर्माण होता है वो होता है। और तीसरा इसमें जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए हम लोगों को प्रोडक्शन करना है। तो ये जो तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स को मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते थे, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती थी। तीसरा पॉइंट इसमें है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ये प्रोड्यूसर्स का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के जो थॉट्स थे वो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करता था, और उसमें एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका मेन एम रहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जो लाभ उनको मिल रहा है वो लाभ को मैक्सिमाइज करना। फोर्थ, दे आर सेइंग रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड। क्लासिकल थॉट्स का ये मत था कि जो जितने भी संसाधन हैं अर्थव्यवस्था में, उस सारे संसाधनों का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा है और इष्टतम तरीके से उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। अब क्योंकि सारे रिसोर्सेज फुल्ली और ऑप्टिमली यूटिलाइज हो रहे थे, तो इकोनॉमी में क्या रहता था, फुल एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन आ जाता था। और अगर किसी कारणवश इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट ना हो करके अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, तो ये जो
प्रोसेस है वो सेल्फ एडजस्टेड रहता था। क्लासिकल थॉट्स ये कहते थे कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट आ गया तो वो सेल्फ एडजस्टेड हो जाता था, उसमें हम लोगों को नए कुछ चीज़ों को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसके अपोजिट में जो कीनीशियन थॉट्स हैं उस पे आते हैं J.M. कीन्स, जो कि ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे। इनकी किताब का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इन्होंने जब अपनी किताब को लिखा था तो इन्होंने 1930s के ग्रेट डिप्रेशन को स्टडी करने के बाद अपनी किताब को लिखा था, और इनकी किताब में इन्होंने ये बताया है कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वो फुल एम्प्लॉयमेंट एक मिथ है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट होता है इकोनॉमी में, लेकिन कीनीशियंस ये कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। क्यों फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता? बिकॉज इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड। कीन्स ये कहते हैं कि लॉन्ग रन में हम लोग सब जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो जब इन्होंने ग्रेट डिप्रेशन 1930s का पढ़ा था, उसके बाद इन्होंने जो कंक्लूजन निकाला था वो प्रैक्टिकल कंक्लूजन था, जो कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में वो चीज़ मिसिंग थी। कीन्स जो थे, कीनीशियन इकोनॉमिस्ट जो थे, वो प्रैक्टिकलिटी को बिलीव करते थे। तो उन्होंने ये बताया था कि जैसे क्योंकि डिप्रेशन का पीरियड चल रहा था इकोनॉमी में, तो जो प्राइस लेवल है वो प्राइस लेवल गिर गई। जब गुड्स की प्राइस लेवल गिर गई तो प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट का लेवल जो था वो भी कम हो गया। अब जब प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट नहीं होता है तो वो लोग इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट का लेवल भी कम हो गया, और इन्वेस्टमेंट के लेवल के कम होने से इकोनॉमी में जो है वो एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी गिर गया। तो अल्टीमेटली इकोनॉमी जो है वो एक डिप्रेशन के कंडीशन में आ गई। अब जब इकोनॉमी डिप्रेशन की कंडीशन में आ गई है तो वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट तो नहीं रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। अब जब अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट आ गया है तो वो अपने आप मार्केट मैकेनिज्म से करेक्ट नहीं होगा। क्लासिकल्स कहते थे कि अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एडजस्टेड है, अपने आप करेक्शन हो जाता है, बट कीनीशियंस कहते थे कि वो अपने आप करेक्ट नहीं होता, इसमें हम लोगों को गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करके उसको करेक्ट करना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं व्हाई वी नीड अ सेपरेट थ्योरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ने के लिए एक अलग सी थियोरी की क्यों ज़रूरत पड़ी? तो इसका पहला रीज़न ये है कि मैक्रो वेरिएबल्स आर नॉट ऑलवेज सिग्निफिकेंट एट मैक्रो वेरिएबल्स। जो सारी माइक्रो वेरिएबल्स हैं वो हमेशा मैक्रो लेवल्स में सिग्निफिकेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। से फॉर एग्जांपल, एक इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल अपने इनकम का 20% सेव कर रहे हैं। जब वो इंडिविजुअल अपने इनकम का 20% सेव कर रहे हैं, क्यों सेव कर रहे हैं? क्योंकि वो उसको फ्यूचर में बेनिफिट्स देगा। तो ये एक माइक्रो वेरिएबल हो गया इंडिविजुअल सेविंग। बट हम इसी सेविंग को जब होल इकोनॉमी के टर्म्स में देखेंगे तो वो मैक्रो वेरिएबल है। अब जब पूरी इकोनॉमी सेव करेगी तब क्या फ्यूचर में बेनिफिट पॉसिबल है? नो, बिकॉज जब पूरी इकोनॉमी सेव करेगी तो हम लोगों का एक्सपेंडिचर लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सेव करके रख रहे हैं। तो जब एक्सपेंडिचर का लेवल कम हो जाएगा तो जो कंज्यूमर से डिमांड कम करेंगे, जब डिमांड कम करेंगे कंज्यूमर्स, तो जो प्रोड्यूसर्स है वो लोग इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे अपने गुड्स के प्रोडक्शन में, प्रोड्यूसर्स अपने इन्वेस्टमेंट के लेवल को कम कर देंगे, और इन्वेस्टमेंट के लेवल के कम होने से जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए जो कुछ माइक्रो लेवल में जो चीज़ें सही होती है वो सारी चीज़ें मैक्रो लेवल में भी सही बैठे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। इसीलिए हम लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एक सेपरेट थ्योरी को फॉर्मुलेट करने की ज़रूरत पड़ी। सेकेंडली, सर्टेन इकोनॉमिक इश्यूज आर देयर विच आर नॉट सॉल्व एट माइक्रो लेवल। कुछ इकोनॉमिक इश्यूज ऐसे होते हैं जो कि माइक्रो लेवल में सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम लोगों को अमेरिकन इकोनॉमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखना है, इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखना है, तो उसमें हम लोग अगर उसको हम ये सोचेंगे कि उसको माइक्रो इश्यूज़ को लेकर के इंडिविजुअल्स कंज्यूमर्स, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स को लेकर हम लोग उसको स्टडी करके सॉल्व करें तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए हम लोगों को समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ने की एक अलग से ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज़ माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स का मतलब ये होता है व्यष्टि और समष्टि में क्या विरोधाभास है, क्यों ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। एक तरफ हम लोग ये कहते हैं कि माइक्रो एंड मैक्रो आर इंटर डिपेंडेंट, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। बट सेकेंडली हम लोग ये कहते हैं कि माइक्रो एंड मैक्रो आर पैराडॉक्स। ये क्यों पैराडॉक्स है? बिकॉज the things which are beneficial at the micro level should not provide same advantage at the macro level.
वो सारी चीज़ें जो हम लोगों को छोटे स्तर पर बेनिफिट देती है, लाभ देती है, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे एडवांटेजेस हम लोगों को बड़े स्तर पर भी मिले। से फॉर एग्जांपल, various aided program donor agencies report success in their project, but at the micro scale the nation's GDP and GNP remains as usual or unusual. So ये बता रहे हैं कि हो सकता है बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं या सेल्फ एडेड प्रोग्राम्स हैं जो कि बहुत बेनिफिट दे रही है, सक्सेस तो दे रही है, बट जब हम लोग उसको जीडीपी या जीएनपी में स्टडी करेंगे, मैक्रो लेवल पे स्टडी करेंगे, तो वो हम लोगों को सेम रिजल्ट या सेम सक्सेस नहीं प्रोवाइड करती। इसका रीज़न ये है क्योंकि इकोनॉमी में बहुत सारे लीकेजेस आ जाते हैं। इस लीकेजेस को हम लोग आगे में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में उसको पढ़ेंगे। तो ये सारे लीकेजेस आने के कारण से क्या हो जा रहा है, मैक्रो लेवल पे वो स्टडी सही नहीं बैठ पा रही जो स्टडी माइक्रो लेवल पे सही बैठ रही थी। तो ये एक पैराडॉक्स हो गया। हम लोग इसमें ये वाले पैराडॉक्स को भी स्टडी कर सकते हैं। जो इंडिविजुअल का हम लोगों ने सेविंग और इनकम देखा था और जो होल इकोनॉमी की सेविंग देखी थी, तो ये वाले इसको भी इस एग्जांपल के थ्रू भी हम लोग ये कह सकते हैं कि माइक्रो और मैक्रो जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। सो दीज ऑल आर द बेसिक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये सारा समष्टि अर्थशास्त्र का एक बेसिक था कि क्यों हम लोगों को समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ने की ज़रूरत है। In our next class, we are discussing about real flow and money flow, stock and flow variables. हम लोग नेक्स्ट क्लास में रियल फ्लो और मनी फ्लो को पढ़ेंगे और जो स्टॉक वेरिएबल होता है और जो फ्लो वेरिएबल्स होते हैं उनको पढ़ेंगे। Till then, thank you.